हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो यहाँ पे हम 3 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि जीके टुडे की डेली 20 एमसीक्यू सीरीज में से है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आईएनएस तबर को डिस्कस करेंगे, जो रिसेंटली एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण न्यूज में रहा, जो गल्फ ऑफ ओमान में चला था। एंड आईएनएस तबर से एसोसिएटेड एक मेजर प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे, जो इंडिया और रशिया के बिटवीन है। एक मेजर रिपोर्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे आरबीआई ने रिसेंटली पब्लिश करा है। आरबीआई की अपडेट्स को देखेंगे। एक मेजर वोल्केनो इन न्यूज, जो ताइवान से रिलेटेड है, इसमें क्या एक्टिविटी हुई उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एंड रिसेंटली एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ये न्यूज में रहा। साचेत सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। एक मिनिस्ट्री ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया, दैट इज इंडिया एनर्जी स्टैक। ऑब्वियसली एनर्जी मिनिस्टर ने इसे रिलीज करा है। इंडिया की मेजर रैंकिंग को हम डिस्कस करेंगे हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, और एक मेजर प्रोग्राम जिसे यूनियन गवर्नमेंट ने चलाया है, सैटेलाइट से एसोसिएटेड है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन दे आर फ्रॉम द डेली 20 एमसीक्यू सीरीज, जो आपको जीके टुडे के एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। हियर वी गो। The first one, INS Tabor that was recently seen in news belongs to which class of frigates? So यहाँ पर हम INS Tabor को डिस्कस कर रहे हैं, कौन से फ्रिगेट से ये एसोसिएटेड है। क्लास ऑफ फ्रिगेट आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। नाउ फाइनली एक क्वेश्चन फॉर्म यहाँ पे बन चुका है। एंड आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तलवार क्लास। रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा? बिकॉज गल्फ ऑफ ओमान, वी ऑल नो द लोकेशन ऑफ गल्फ ऑफ ओमान, ईरान और जो अरेबियन कॉन्टिनेंट है उसके बिटवीन लोकेटेड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियर बाय गल्फ ऑफ ओमान। सो यहाँ पर आईएनएस तबर की हेल्प से एक मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। बेसिकली ऑयल वेसल में जो बर्निंग है उसका केस देखने को मिला, और उसके कारण क्रू मेंबर्स को इस वेसल से रेस्क्यू करने में आईएनएस तबर ने हेल्प करी। ठीक है, इंडियन नेवी में कमीशन है ये है, रशिया ने इसे बिल्ड करा है। थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट है, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वेस्टर्न नवल कमांड के तहत ये ऑपरेट करती है। यहाँ पे जो टर्म मेंशन है, थर्ड तलवार क्लास फ्रिगेट, इसको हम डिस्कस करते हैं, जिससे से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो इंडिया एंड रशिया, इनके बिटवीन कुछ फ्रिगेट को रशिया के थ्रू मैन्युफैक्चर करने के लिए प्रोजेक्ट को साइन किया जाता है, एंड दैट इज द प्रोजेक्ट 1135.6, जिसे क्रवक थर्ड या तलवार क्लास भी कहा जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये डिसाइड किया गया इनिशियली कि जो रशिया है वो इंडिया के लिए 6 फ्रिगेट्स को बनाएगा, और इसका जो फर्स्ट बैच आता है उसे नाम दिया गया द तलवार क्लास फ्रिगेट। ठीक है, तलवार क्लास फ्रिगेट ये फर्स्ट बैच है। इसमें 3 फ्रिगेट को बनाया जाता है। कौन कौन सी है? आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर। सो फर्स्ट बैच में यह इंडिया आती है, रशिया इसे बनाता है। सो जो आईएनएस तबर है, ये फर्स्ट बैच दी तलवार क्लास फ्रिगेट, इसी का पार्ट है। इसके बाद सेकंड बैच आता है, वो भी रशिया बनाता है। उस बैच का नाम है दी तेग क्लास फ्रिगेट, और इसके तहत जो 3 फ्रिगेट आई थी, आईएनएस तेग, आईएनएस तरकश एंड आईएनएस त्रिकांत। राइट, आगे जाकर 2016 में इंडिया और रशिया अगेन एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, बिकॉज उस टाइम पर रशिया के पास कुछ फ्रिगेट थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और उस फ्रिगेट में लगाने वाला जो इंजन था वो रशिया को नहीं मिल रहा था, बिकॉज यूक्रेन ने मना कर दिया था, जिस बिकॉज क्रिमिया पर अनेक्सेशन किया था रशिया ने। सो इस केस में रशिया ने डिसाइड करा कि वो जो फ्रिगेट है वो इंडिया को सप्लाई की जाएगी। सो उसके तहत 2016 में 2 फ्रिगेट रशिया के थ्रू इंडिया में आती है, एंड दैट इज आईएनएस तुर्शल एंड आईएनएस तमाला। ठीक है, और अभी तुर्शल को कमीशन किया गया था, हमने लास्ट ही देखा था। और इसी प्रोजेक्ट में डिसाइड किया जाता है कि 2 अदर फ्रिगेट को जो रशिया है वो इंडिया को हेल्प करेगा बनाने में, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड उसे बनाएगा रशिया की हेल्प से, एंड दैट आर आईएनएस त्रिपुत एंड आईएनएस तवस से, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन में और कमीशन कर दी जाएगी। इस प्रकार 2016 में टोटल 4 फ्रिगेट इंडिया रशिया डिफेंस डील के साथ इंडिया में फाइनलाइज हो जाती है, और प्रोजेक्ट 1135.6, इसके तहत टोटल 10 फ्रिगेट रशिया के थ्रू इंडिया में आती है। दैट्स ऑल। सो होप आपको क्लियर हो चुका है तलवार क्लास ये किससे एसोसिएटेड है। आईएनएस तबर तलवार क्लास से एसोसिएटेड है। तलवार क्लास में 3 आईएनएस है, आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल एंड आईएनएस तबर।
और सबसे इनिशियल ये फर्स्ट बैच यहाँ पर रहा। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे कुछ अदर क्वेश्चन जो इंडियन आईएनएस से ही एसोसिएटेड है, and they are: which INS participated in the passage exercise PASEX 25 with the UK in the North Arabian Sea? So North Arabian Sea में जो passage exercise हुई उसमें कौन से INS ने participate किया था? And that is INS Tabar. Which Indian naval ship has participated in International Maritime Defense Exhibition Asia? और इसमें INS Kilton participate करने गया था। एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जो मालदीव्स में कंडक्ट हुई थी, और इसमें कौन से आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस शारदा ने पार्टिसिपेट किया था। और मॉरिशस में कौन सा आईएनएस गया था जब 57th मॉरिशस नेशनल डे को सेलिब्रेट किया जा रहा था? दैट इज आईएनएस इम्फाल। Which INS has participated in 4th edition of multinational exercise La Perouse, and that is INS Mumbai. The next one: which Indian naval ship has been deployed in Mauritius for conducting joint hydrographic survey in December 2024? So INS सर्वेक्षक गया था joint hydrographic survey के लिए मॉरिशस में लास्ट दिसंबर 2024 का डेटा है ये। एंड INS जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा बायलेटरल naval exercise लाइन X24 में, and that is INS Sumitra. Moving on, the next one: which institution has released the financial stability report for June 2025? So एक मेजर रिपोर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एंड इसे पब्लिश करा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जून 2025 में। सो ट्वाइस अ ईयर इसे पब्लिश किया जाता है। बेसिकली इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी को आकलन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, और किस प्रकार इंडिया की जो रॉबस्ट इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, वाइज पॉलिसीज है, जियोपॉलिटिक टेंशन के चलते हुए कितना इन पर इम्पैक्ट पड़ा है, ये सब इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। ओवरऑल आपको ध्यान रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे पब्लिश करा, हर साल 2 बार आती है द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर हम बेसिकली आरबीआई को डिस्कस कर रहे हैं। रिसेंटली आरबीआई की जो गवर्नर है एट प्रेजेंट 26th, वी ऑल नो, द संजय मल्होत्रा। द लास्ट वन कौन थे? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। एंड जो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के सर ऑसबर्न स्मिथ, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे। एंड 1935 में जब आरबीआई का फॉर्मेशन होता है 34 एक्ट के तहत, उसके बाद भी यही रहते हैं। देन जो इंडियन गवर्नर आते हैं दैट इज सीडी देशमुख। एंड आरबीआई को बेसिकली कमीशन के रिकमेंडेशन पर फॉर्म किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934, एंड दैट कमीशन इज हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, एंड मनमोहन सिंह आरबीआई से एसोसिएटेड एक ऐसे पीएम जो आरबीआई भी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, दैट इज मनमोहन सिंह। 2004 से 14 तक तो यह पीएम रहे थे, 4th लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम। एंड 1982 और 85 के टेन्यूर के बिटवीन यह इंडिया की आरबीआई गवर्नर रहे। इसी के साथ एक टर्म मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो आरबीआई की एक मेजर बॉडी, एंड दैट इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रिंट करेंसी। एट प्रेजेंट ये जो गवर्नमेंट बॉडी आरबीआई के तहत जो फंक्शन करती है, 2 जगह काम कर रही है, और इसी के तहत जो प्रिंटिंग है, जो कॉइन है, मिंट है, वो काम कर रहे हैं। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटका में, और सालबुनी वेस्ट बंगाल ईस्टर्न इंडिया। ये 2 मेजर इनकी जो यूनिट है हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्रिंट करेंसी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पर हम मेजर रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड दे आर: which organization recently released a living planet report, और इसे रिसेंटली वर्ल्ड वाइड फंड ने पब्लिश करा। ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, इसे किसने पब्लिश करा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मेजर रिपोर्ट। एंड WEF का जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 71 यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग रही थी। एंड ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट में CDRI बेसिकली इसने इसे पब्लिश करा, द कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 25, इसे किस इंस्टीट्यूट ने रिलीज करा है? दैट इज बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही थी? 99। एंड स्टेट ऑफ क्लाइमेट 2024 रिपोर्ट ये किसने पब्लिश करी? बाय दी WMO। एंड इसी के साथ रिसेंटली हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही थी? 85, जबकि प्रीवियस ईयर 80 रैंक हमें दिया गया था। मूविंग ऑन दी नेक्स्ट वन, what is the Vandenmud volcano located? So एक मेजर वोल्केनो द वांडन मड
ये कहाँ पर लोकेटेड है, जो रिसेंटली अपनी मड एक्टिविटी के कारण न्यूज में रहा, बिकॉज एरप्शन इसमें देखने को मिला। ताइवान में यह लोकेटेड है। ताइवान जिस पर चाइना अपना क्लेम बताता है, और एग्जैक्टली ताइवान का जो ऑफिशियल नेम है द रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी जो कैपिटल है दैट इज ताइपे। ताइपे इज द करंट कैपिटल। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी। जो चाइना सी है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, पैसिफिक ओशन से सराउंडेड, फिलिपन सी के नियर बाय दी ताइवान। ऑफिशियल नेम द रिपब्लिक ऑफ चाइना। एंड रिसेंटली यहाँ का एक वोल्केनो न्यूज में ना, दैट इज वांडन मड वोल्केनो, बिकॉज रिसेंटली एरप्ट हुआ है, एरप्शन देखने को मिले, एयर में जो मड है उसके शूटिंग के केस देखने को मिले, इसके कारण ये न्यूज में रहा था। ओवरऑल बस आपको सिंपली ध्यान रखना है, जो वोल्केनो ये ताइवान से एसोसिएटेड है। मूविंग ऑन, हम यहाँ पे मेजर वोल्केनो इन न्यूज से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो लास्ट ही हुए थे। दे आर फ्यूगो वोल्केनो, ये किस कंट्री का पार्ट है? ग्वाटेमाला का ये है पार्ट है। ग्वाटेमाला बेसिकली यह एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज की जो कैपिटल है इट इज ग्वाटेमाला सिटी। अर्शियामोन्स इज अ मैसिव शील्ड वोल्केनो, ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो यह मार्स में लोकेटेड है। एक नॉक्टिस वोल्केनो भी है, वो भी मार्स के जो थार्सिस रीजन है वहीं पर लोकेटेड। सो थार्सिस रीजन को ध्यान रख लेना, मार्स से एसोसिएटेड है, और उसके दो मेजर वोल्केनो दी अर्शियामोन्स एंड द नॉक्टिस। क्लावा वोल्केनो, ये किस कंट्री का पार्ट है? यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। साकुरजिमा वोल्केनो, यह जापान में है। अना क्राकटाओ वोल्केनो, यह इंडोनेशिया में है। माउंट ओंटेक स्ट्रेटोवोल्केनो जापान का, एंड कैंपी फ्लेग्रे यह इटली का है, राइट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो विच ग्रुप ऑफ नेशंस लॉन्च द एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन? सो एक मेजर मिशन को हम डिस्कस कर रहे, दैट इज एट सी ऑब्जर्वर मिशन, और किस ग्रुप ऑफ नेशन ने इसे रिसेंटली लॉन्च करा है मैरीटाइम कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, और इसे रिसेंटली क्वाड ग्रुप ने लॉन्च किया है। क्वाड ग्रुप जिसका इंडिया वन ऑफ द मेंबर है, बेसिकली इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया से मिलकर बनता है दी क्वाड। एंड रिसेंटली इन लोगों ने अपना एक फर्स्ट एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च करा मैरीटाइम कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए। सो इसमें जो फोर्सेस थी वो कोस्ट गार्ड से इन्वॉल्व थी फ्रॉम इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, 2 ऑफिसर्स फ्रॉम ईच कंट्री इंक्लूडिंग वेमेन। एंड इनकी जो मेजर एक्सरसाइज है ये कहाँ के लिए हो रही है? गुआम के लिए। गुआम बेसिकली यूएसए का एक एयरबेस टेरिटरी है। कहाँ पर यह लोकेटेड है? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है, यूएस टेरिटरी, और एग्जैक्टली एक आइलैंड का यह पार्ट है, एंड दैट इज द मारियाना आइलैंड। सो जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर एक आइलैंड ग्रुप है दी मारियाना, और उसी का पार्ट है दी गुआम, जहाँ के लिए ये जो कोस्ट गार्ड है ये इन्वॉल्व हुए एट सी ऑब्जर्वर मिशन को कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। और गुआम यहाँ पे न्यूज में रहा, इसको ध्यान रख लेना। इसकी जो कैपिटल इट इज हैगतना, ये इसकी करंट कैपिटल है, और एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है, यूएस टेरिटरी है। मूविंग ऑन, यहाँ पर हम बेसिकली क्वाड को डिस्कस कर रहे थे। इसे कब फाउंड किया जाता है? 2007 इसका फाउंडिंग ईयर है, लेकिन 2017 में इसे फिर से रिवाइव किया गया था। और मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट, इंडो पैसिफिक में जितने भी टेक सॉल्यूशन है उसके लिए इसे बनाया गया है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, क्वाड एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which organization has developed the Sachet system to send real-time disaster alert across India? So एक Sachet system को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और रिसेंटली इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है सो दैट रियल टाइम डिजास्टर अलर्ट इंडिया में भेजे जा सके, एंड दैट इज बाय CDOT, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। सो रिसेंटली इन लोगों ने जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके साथ मिलकर एक मोबाइल डिजास्टर अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया है, डेवलप करा है, दैट इज दी साचेत सिस्टम, सो दैट रियल टाइम अपडेट इंडिया जो सिटीजन है उनके साथ शेयर किया जा सके। सो साचेत ये जो सिस्टम है सम 6899 करोड़ SMS एक साथ भेज सकता है 19 लैंग्वेज में, और इसका जो टेस्ट है वो चल रहा है, एंड दैट्स वाई ये भी न्यूज में रहा। तो ध्यान रख लेना, इसे साचेत सिस्टम को जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी उन्होंने लॉन्च करा है,
और सी डॉट ने इसे डेवलप किया है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इंडिया एनर्जी स्टेक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? सो इंडिया एनर्जी स्टेक को हम डिस्कस कर रहे हैं और किस मिनिस्ट्री का यह इनिशिएटिव है, एंड दैट इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके करंट जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज मनोहर लाल खट्टर। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक टास्क फोर्स को क्रिएट करा है इंडिया एनर्जी स्टेक के लिए। बेसिकली एक टाइप का प्लेटफॉर्म है ये, जो एनर्जी सेक्टर को सिक्योर और ओपन सिस्टम में बनाता है। एंड इस सिस्टम के तहत यूनिक आईडीज जो कंज्यूमर है और जो एसेट्स है उन्हें प्रोवाइड की जाएगी रियल टाइम डेटा शेयरिंग के लिए, और जितने भी ओपन एपीआईज है उन्हें उनका जो इंटीग्रेशन है उसे सपोर्ट करने के लिए। एपीआई वी ऑल नो डिफरेंट जो लिंक करके बनाया जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इंडिया एनर्जी स्टेक इनिशिएटिव को लॉन्च करा, जिसके करंट कैबिनेट मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर है। The next one, what is the name of the program under which the Union government recently fast-tracked the launch of 52 dedicated surveillance satellite? So Indian government ने प्लान करा था कि 52 dedicated surveillance satellite को लॉन्च किया जाएगा। सब सम 2023 में इस प्रोग्राम को प्लान किया गया था। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है, एंड दैट इज द स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस थर्ड, जिसके तहत सम 52 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा और इसे अप्रूवल अक्टूबर 2023 में मिलता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। सो इस प्लान के अकॉर्डिंग 21 सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च करेगा एंड 31 सैटेलाइट्स को प्राइवेट कंपनीज लॉन्च करेगी, और जिसका जो फर्स्ट लॉन्च है वो अप्रैल 2026 में देखने को मिलेगा। एंड डिफेंस स्पेस एजेंसी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। अदर जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज है, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, एंड other armed forces for space security. So ISRO, DRDO and Defense Space Agency का एक initiative, and that is space based surveillance third. Total 52 satellites को launch किया जाएगा, दो parts में divided है, 21 and 31. 21 ISRO and 31 by the private companies. Moving on the next one, what is the rank of India in the Hurun Global Unicorn Index 2025? सो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर क्या रही। सो स्टार्टअप्स के अकॉर्डिंग हम ग्लोबली थर्ड रैंक पर है एज पर दी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, सबसे ज्यादा स्टार्टअप के लिए। सो ओवरऑल ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 25 में लगभग 1523 यूनिकॉर्न्स को अपडेट किया गया लास्ट ईयर से लेकर अभी तक, जिनकी वैल्यू 5.6 ट्रिलियन डॉलर है। सबसे ज्यादा यूएसए में है विथ 758 यूनिकॉर्न, जिसमें से 55 तो जस्ट न्यू वन है, ठीक है। एंड जो इन 758 है उसमें से जो 6 यूनिकॉर्न है वो टॉप 10 में आते हैं। सेकंड चाइना है विथ 343 यूनिकॉर्न, और इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर थर्ड है विथ 64, और हमें जो रैंकिंग दी गई है बेंगलुरु को 7th, मुंबई 22nd, गुरुग्राम 27th एज पर ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, ठीक है। ओवरऑल यूनिकॉर्न टर्म से एसोसिएटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा कब दिया जाता है? सो ऐसे स्टार्टअप, ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप जिनकी जो वैल्यू है वो ओवर $1 बिलियन है, उन्हें यूनिकॉर्न का दर्जा दिया जाता है। इस टर्म को डिस्कवर किसने किया है? सो इनका नाम ध्यान रख लेना, एलिन ली। इन्होंने 2013 में यूनिकॉर्न, ये जो टर्म है, इसे डिस्कवर किया था। सो इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एलिन ली। एंड यूनिकॉर्न के बाद डेकाकॉर्न का दर्जा दिया जाता है $10 बिलियन, देन हेक्टोकॉर्न $100 बिलियन के ऊपर, देन मिनकॉर्न एंड देन सोनिकॉर्न, ठीक है। सो ये अदर जो यूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न, हेक्टाकॉर्न, मिनकॉर्न एंड सोनिकॉर्न एंड इनकी वैल्यू। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस करा था दी फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न इंडिया का, जिसे 2024 में रिकग्नाइज किया गया था, एंड दैट इज दी कृत्रिम। सो कृत्रिम जो कि एक एआई चैटबॉट है, उसे रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एआई यूनिकॉर्न रिकग्नाइज किया गया था 2024 में, जिसे ओला के फाउंडर दिभाविश अग्रवाल ने बनाया है। इनका नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। इसी के साथ स्टार्टअप है तो नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में, और स्टार्टअप जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए
लेस देन 10 ईयर ओल्ड होना चाहिए और इनका एनुअल टर्नओवर अंडर 100 करोड़ होना चाहिए। सो ओवरऑल रिसेंटली हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमें जो रैंक मिला है वो थर्ड मिला है आफ्टर यूएस एंड चाइना। एंड द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यूनिकॉर्न वर्ड को यूज किया दैट इज एलिन ली। कब यूज किया था? 2013 में। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं एंड आप लोगों के लिए जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विथ मेजर इंडेक्स रिपोर्ट, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।